सरकारी प्रशासन या लोक प्रशासन के क्षेत्र में 1990 में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, रेवोल्यूशनरी चेंज आया एंड इट बिकम ऑलमोस्ट टोटली ट्रांसफॉर्म। Public administration as a discipline came into existence as separate discipline from politics, came into existence in 1887. For a long time, it continued with its initial objectives with more or less changes. But in 1970, it became totally transformed and the objectives of public administration become changed. And in 1990, once again, we see major change in public administration. 1887 में लोक प्रशासन की जब राजनीति से अलग करके एक अलग विधा के रूप में स्थापना हुई थी, तो इसके लक्ष्य क्षमता, कुशलता और मितव्यता हुआ करते थे। लेकिन 1970 में इसके लक्ष्य ही बदल गए। नाउ द ऑब्जेक्टिव बिकम वैल्यू बेस्ड, democracy, social equity, relevancy, social justice, etc. become its objective. 1990 में एक बार फिर इसके स्वरूप में बदलाव हुआ। In 1887, with the origin of public administration as separate discipline, the basis was dichotomy, that is, it is different to politics. The main theme was that it is a science and principles should be searched out. And the public administration has to deliver services, execute policy, so that principles should be searched out, and efficiency and skill are the main features of public administration. 1887 में लोक प्रशासन का राजनीति से द्वैत बनाकर स्थापित किया गया। उस समय इसे विज्ञान के रूप में मान्यता दिलाने की, विज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया। सिद्धांतों की खोज हुई और मितव्यता, कार्यकुशलता, सक्षमता इसके मूल लक्ष्य हो गए। यह मूल्य रहित रहा, मूल्य से इसका अभिप्राय नहीं रहा। लेटर ऑन ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियरल मूवमेंट केम एंड ए बिट चेंज अपीयर, बट रेडिकल चेंज अपीयर in 1970 as the result of Minnowbrook First in 1968. 1968 में मिन्नोब्रोक फर्स्ट के परिणाम स्वरूप लोक प्रशासन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिकम चेंज, इट बिकम डेमोक्रेसी, रिलेवेंसी, सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। इवन इट बिकम नेम्ड एज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नव लोक प्रशासन के रूप में इसका इट वॉज वैल्यू बेस्ड। But within 2 decades, once again, scholars of public administration felt necessary to change it, to make change in it. And now, it cannot be said as radical, but it was radical in the sense that new form of governance came.
मिन्नोब्रुक फर्स्ट के परिणाम स्वरूप नवलोक प्रशासन का उद्भव हुआ था। अब मिन्नोब्रुक सेकंड के में हुए डेलिब्रेशन और रिकमेंडेशंस के आधार पर नवलोक प्रबंधन आ रहा है। मिन्नोब्रुक सेकंड की पृष्ठभूमि में है ड्यूरिंग जिमी कार्टर फ्रॉम 1977 to 80 US administration become very slow, very sloggy and very lethargic. With the coming of Reagan as president, there are mass dissatisfaction among scholars with the administration. And Reagan tried to downsize the government. नवलोक प्रशासन मूल्य युक्त था, उसके प्रभाव में अमेरिकी प्रशासन में शिथिलता आई। जिमी कार्टर के समय शिथिलता बढ़ती गई और रोनाल्ड रेगन के आने पर लोगों में एक डिससेटिस्फैक्शन देखा गया प्रशासन पर। वे स्वयं इसके लिए प्रयास करने लगे और राज्य के आकार को, शासन के आकार को कम करने की कोशिश करने लगे। इन दिस context, the scholars of USA organized themselves in Virginia Polytechnic Conference Hall in Virginia University, and most of the scholar participants, so many participants in this conference were from Blacksburg city. That's why the consensus made by them is generally called Blacksburg Perspective या Blacksburg Manifesto। 1982-83 में अमेरिका के वर्जीनिया पॉलिटेक्निक के हॉल में, वर्जीनिया विश्वविद्यालय के पास तमाम बुद्धिजीवियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें ब्लैक्सबर्ग शहर के बहुत से बुद्धिजीवी शामिल थे। इसलिए उनके द्वारा बनाए गए कंसेंसस को सामान्य तौर पर ब्लैक्सबर्ग पर्सपेक्टिव या ब्लैक्सबर्ग मैनिफेस्टो है। इसकी खास बातें अगर आप देखें तो फर्स्ट डे इन्होंने मूल्य को पर्याप्त नहीं माना। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यू और नॉट एनफ। सेकंड, they emphasize more on how to do instead of what to do. इन्होंने कहा कैसे करना है यह जानना चाहिए, यह अधिक उपयोगी है, क्या करना है ये हमारा मैटर नहीं। इस पर कम कंसंट्रेट करने की जरूरत है, कंसंट्रेट करने की जरूरत है व्हाट हाउ टू डू। और तीसरी बात जो इन लोगों ने इस ब्लैक्सबर्ग समिट में महत्वपूर्ण आई वो आई कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी ट्रांसफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। संवैधानिक शासन के रूप में इसको परिभाषित किया लोक प्रशासन को, और दे एम्फेसाइज टू इंस्टीट्यूशनलाइज इट, टू मेक स्ट्रक्चरल चेंज इन इट, that is structuralism, institutionalism, professionalism too. अब मिनोब्रुक सेकंड ऑर्गेनाइज हुआ जिसका आधार ब्लैक्सबर्ग पर्सपेक्टिव जरूर रहा। जस्ट आफ्टर 20 years फ्रॉम मिनोब्रुक फर्स्ट, second Minnobruck organized in 1988 in the same conference hall in Syracuse University. In this conference,
The participants of not only politics and public administration participated, but also from the field of municipal administration, from the field of planning, from the field of economics, etc. also participated. This conference was practical, whereas the first was radical. First was much critical and past. इन्होंने मूल्य रहितता की कड़े शब्दों में निंदा की और मूल्ययुक्त प्रशासन करने की बात की और इट वाज रेडिकल. लेकिन सेकंड मेनोब्रोक सीम्स टू बी प्रैक्टिकल. इन्होंने फर्स्ट मेनोब्रोक के वैल्यू बेस्ड एजेंडे को पर भी डिस्कस किया, बट एडेड समथिंग न्यू. डेमोक्रेसी, सोशल इक्विटी, रेलेवेंसी जैसी बातों पर भी बात हुई, लेकिन इस बार आगे बढ़ते हुए लीडरशिप, जुडिशियल एस्पेक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स पर बात हुई और इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया कि इट शुड बी ट्रांसफॉर्म एट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस. संवैधानिक शासन के रूप में इसे व्याख्यात किया जाना चाहिए, इसे स्थापित किया जाना चाहिए. इन्होंने गवर्नेंस की बात की, डेमोक्रेसी की बात की, ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस जैसी बातें आई, अकाउंटेबिलिटी जैसी बातों को महत्व दिया गया. वैल्यूज को छोड़ा नहीं गया. पब्लिक पार्टिसिपेशन के रूप में डेमोक्रेसी को और मजबूत करने की बात कहा गया कि गवर्नेंस does not mean to only doing. Governance means participation of all section of people in government, in administration, so that they welcome private sector, they welcome contract system, and they make consensus that public administration should proceed and should go ahead in the form of constitutional governance. Policy making, policy formation, policy governance become major concern of public administration. In the meantime, Thatcherism and रीगन के प्रयास जारी थे राज्य के आकार में कम करने को, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने को. सोवियत संघ का विघटन हो गया 1990 में. आर्थिक उदारीकरण की नीति अर्थव्यवस्था में आ गई. इन सब का भी प्रभाव पड़ा और मेनोब्रोक सेकेंड के जो कंसेंसस थे, दे अपीयर इन न्यू, दे transformed public administration in new form, new shape, called new public management. नौ लोक प्रबंधन. यद्यपि ब्लैक्सबर्ग और मेनोब्रोक सेकंड मैनेजमेंट के खिलाफ था और गवर्नेंस की बात करता था. मैनेजमेंट नाम लेने से कंफ्यूजन न होना चाहिए कि ये मैनेजमेंट पर गए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में प्राइवेट सेक्टर की कुछ विशेषताओं को लिया गया और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट नाम दिया गया. लेकिन बट व्हेन वी विल सी द मेन कैरेक्टरिस्टिक, मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, वी विल सी मेनी वैल्यूज इन इट, मेनी डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट्स इन इट, मेनी सोशलिस्टिक एस्पेक्ट इन इट, एज वेल humanitarian aspect in it. Now, new public management, in fact, ब्लैक्सबर्ग में और मेनोब्रोक में री इन्वेंट
टिक गवर्नमेंट की बात की थी, री इन्वेंट गवर्नेंस को या गवर्नमेंट को री इन्वेंट करने की बात की, तो यहां इंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट की बात आई। इस प्रकार से ये 4 टर्म 1990 में प्रभावी हो गए प्रशासन में। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस, पब्लिक चॉइस अप्रोच। और इन 4 नई अवधारणाओं के साथ लोक प्रशासन आगे बढ़ा। आगे चलकर अनुभव को देखते हुए थर्ड मिनोब्रोक भी होगा, बट बिफोर discussing on third Minobrook, we have to discuss the principles, the main features, the main ingredients of new public management or entrepreneurial government, and the definition and the characteristics described by world organizations and scholars about this new concept NPM। तीसरा मिनोब्रोक भी 20 साल बाद होगा 2008 में, लेकिन उसके पहले हमें नवलोक प्रबंधन के बारे में विश्व संस्थाओं और स्कॉलर्स के क्या विचार हैं उन्हें जानना समझना पड़ेगा। और व्यवहारिक दृष्टि से नवलोक प्रबंधन, इंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट आर्थिक उदारीकरण के वर्तमान दौर में किस प्रकार रन कर रहा है, इन बातों को देखना पड़ेगा। एंड दीज ऑल वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।